सांवरिया की रातें हमेशा शांत होती थीं। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते रहते, बच्चे गली में क्रिकेट खेलते और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ हवा में घुल जाती। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से फिजा में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उस रात जब पहली घटना हुई तो पूरा कस्बा दहल उठा। रात के ठीक 2 बजे रामकुंवर के घर से एक तीखी चीख सुनाई दी। सास एस 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 री सेस एस एस री, ओ राकेश, मेरी चोटी कौन काट गया? पूरा घर भागा आया। रामकुंवर की किशोरी बेटी गुंजन अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसकी 3 गूंथी लंबी चोटी जो कमर तक आती थी कटकर जमीन पर पड़ी थी। ऐसा लग कमरा बंद था, खिड़की भीतर से कुंडी लगी थी, लेकिन गुंजन ने साफ कहा कि उसे किसी ठंडी हवा के झोंके जैसा कुछ महसूस हुआ था। और फिर एक काली सी परछाई उसके सिर के पीछे झुकी। पूरा कस्बा दहशत से भर गया। अगली ही रात में एक और लड़की, फूलवती, की चोटी भी इसी तरह काटी मिली। लोग डर गए, महिलाएं रज्जगे करने लगी, और पुलिस को लगा ये कोई शरारती आदमी होगा। लेकिन बंद कमरों में सोती लड़कियों की चोटी काटकर बिना कोई निशान छोड़े भाग जाना यह इंसानी काम नहीं लग रहा था। कहानी की असली शुरुआत यहाँ से होती है, 2 सहेलियाँ सिया और रीना से। सिया सुंदर, समझदार और पढ़ाकू लड़की थी। दादाजी उसे कहानियाँ सुनाया करते थे और वो उन बातों को दिल में रख लेती थी। रीना इसके उलट मस्तमौला, बेपरवाह और एकदम जिंदा दिल। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। पर एक चीज थी जो सिया को रीना से डराती भी थी, रीना की जिद। वो कभी किसी की नहीं सुनती। जब महिलाओं ने बाल काटकर चोटी छोटी रखने का फैसला किया तो रीना बोल उठी, काहे डरे? भूतनी हो तो सामने आए, मैं अपनी चोटी नहीं काटूंगी। उद्धरण चिन्ह, उसकी चोटी घुटनों तक जाती थी, घनी, चमकदार और बेहद सुंदर। सिया ने समझाया, रीना, 2 घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ तो हो रहा है। रीना बोली, कुछ नहीं हो रहा, ये सब अफवाह है। पर रात के अंधेरे में डर और जिद की टक्कर में अक्सर जिद हार जाती है। पर रीना अभी भी अड़ी हुई थी। अध्याय दादी की कहानी। सिया की दादी लक्ष्मीबाई गांव की सबसे बुजुर्ग औरतों में से थी। वो हमेशा कुछ न कुछ पुरानी लोक कथाएं सुनाती रहती थी। उस रात जब सिया ने दादी से पूछा कि ये चोटी काटने वाली भूतनी कौन है, तो दादी खामोश हो गई। अपने चश्मे को ठीक करते हुए दादी बोली, ये कोई नई बात नहीं है सिया, चोटी काटने वाली आत्माएं बहुत पुरानी हैं। हमारी माँ दादी के ज़माने में भी सुना करते थे। पर क्यों दादी? दादी ने गहरी सांस ली। बाल औरतों की शान होते हैं। औरत जिस पर अपना मान समझे, जिस पर कभी अहंकार आए, उस पर बुरी नज़र जरूर पड़ती है। कभी इंसान की, कभी किसी बदरूह की। कहते हैं कई बार किसी औरत के साथ हुआ अन्याय। जब उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाती तो वह उन औरतों को निशाना बनाती है जिनके बाल वैसे ही होते हैं जैसे उसके मरने के समय थे। सिया की रूह कांप गई। यानी ये किसी मरी हुई औरत की आत्मा है? दादी ने सिर हिलाया। शायद, या फिर कोई इंसान इस डर। पर यह जरूर है, ये मामला मामूली नहीं। रीना की पहली मुठभेड़ उसी रात। रीना छत पर सो रही थी। आकाश साफ था, चांदनी फैली थी, हवा हल्की और सुखद। न दिल खोलकर सो गई। रात करीब 2 बजे अचानक हल्की सरसराहट हुई। हवा ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। रीना आधी नींद में करवट बदली। तभी उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसके पास से गुजरी है। उसने झटके से आंखें खोलीं। उसके सामने एक काली, लंबी, फीकी सी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके बाल बेहद लंबे थे, जमीन पर रेंगते हुए। रीना ने चिल्लाना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। वो परछाई उसके सिर की ओर झुकी। रीना ने हिम्मत कर चिल्लाया, कौन है? परछाई गायब हो गई, हवा में विलीन। अगली सुबह रीना का चेहरा पीला था। अब वो पहली बार थी। उसने सिया को बताया, पर सिया ने किसी और को नहीं बताया, यहाँ तक कि रीना के माता पिता को भी नहीं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, ये बस शुरुआत थी। तीसरी घटना और बढ़ता तीसरी घटना ने पूरे कस्बे को झकझोर दिया। इस बार चोटी नहीं कटी। इस बार एक महिला गायब हो गई। भंवरी देवी, जो गांव के सबसे किनारे रहती थी, सुबह उठी ही नहीं। उनका दरवाजा भीतर से बंद था, खिड़कियां जड़ी थी, पर वो घर में मौजूद नहीं थी। लोगों को दरवाजे पर कुछ खरोंचों के निशान मिले, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खुरचा हो। बुजुर्गों ने कहा, ये भूतनी इंसानों को उठा भी ले जाती है। कस्बे में लगभग दहशत फैल चुकी थी। मैं स्कूल में दहशत, स्कूल में भी डर का माहौल था। लड़कियां दो दो में घूमती, खिड़कियां बंद रखी जाती। टीचर पूजा मैम ने कहा, ये सब अफवाहें हैं, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पर बच्चों को पढ़ाई कहाँ सूझती? उसी दौरान स्कूल में काम करने वाले बूढ़े चौकीदार खेमराज ने कहा, मैंने देखा है उस चीज को, आधी रात को मैदान के पास। उसके पैर उल्टे थे,
ये सुनते ही सभी कांप गए। पूजा मैम ने उसे चुप कराया, पर बात जंगल की आग की तरह फैल गई। रहस्यमयी कमरा सिया के दादाजी के घर में एक पुराना बंद कमरा था। दादाजी कभी किसी को उसमें नहीं जाने देते थे। कहते, पुराने जमाने की चीजें हैं। पर उस रात जब सिया रीना को लेकर अपने घर आई, तो उसे लगा कि उस कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने की। सिया, तुझे सुनाई दिया? रीना ने पूछा। हाँ, शायद हवा होगी। पर क्या सच में? दादी ने उस रात पहली बार उस कमरे का ताला खोला। अंदर धूल जमी पुरानी पेटियां थीं, कुछ टूटे बर्तन, और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर, एक स्त्री की। उस स्त्री के बाल बेहद लंबे थे। दादी ने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारी दादी हैं, रूप कुंवर। उनकी कहानी ही इस गांव की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर दादी ने वो रहस्य बताया जिसे सुनकर सिया और रीना दोनों सन्न रह गईं। रूप कुंवर की कहानी। फ्लैशबैक। करीब 70 साल पहले इस कस्बे में रूप कुंवर नाम की एक नवविवाहिता आई थी, सुंदर, दयालु और बेहद शांत स्वभाव वाली। पर उसकी सुंदरता की सबसे बड़ी वजह थी उसके लंबे रेशमी बाल, जो पैरों तक आते थे। गांव की औरतें उन बालों पर मोहित थीं, पर एक व्यक्ति को उन बालों से बहुत जलन थी। चंपा, गांव की दूसरी लड़की, जो रूप कुंवर के पति पर मन ही मन मोहित थी। चंपा ने जलन में आकर कई बार जादू टोना भी किया, पर रूप कुंवर की खुशियां कम नहीं हुई। एक दिन रूप कुंवर अचानक गायब हो गई। लोग खोजते रहे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। सालों बाद पता चला कि चंपा ने जादूगरनी के घर से गलत तरीके की जड़ी लेकर रूप कुंवर पर हमला किया था। जड़ी का असर उल्टा हुआ, रूप कुंवर की मौत हो गई, पर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं, मरने से पहले रूप कुंवर के बाल काटकर चंपा भाग गई थी। उस रात रूप कुंवर की आत्मा ने शपथ ली, जो भी मेरी तरह लंबी चोटी वाली औरत होगी, मैं उसकी चोटी ले जाऊंगी, जब तक मेरी तलाश पूरी न हो जाए। गांव वालों ने ये कहानी भुला दी थी, लेकिन रूप कुंवर की आत्मा, वह अब भी भटकी हुई थी। रीना पर हमला। उस रात रीना अपने घर में सो रही थी। हवा में पुन वही ठंड थी। खिड़की खुद खुल गई। रीना ने आंखें खोली, पर इस बार वो केवल परछाई नहीं थी, वो पूरी तरह दिखाई दे रही थी। एक औरत का शरीर, फटे हुए कपड़े, लंबे खुले बाल, पर चेहरा झुलसा हुआ। आंखें गहरी, काली और पथरीली। रीना चिल्लाई, चले जा, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है? भूतनी ने मुंह खोला, पर आवाज नहीं आई, बस हवा का भयानक झोंका। उसने रीना की चोटी पकड़। रीना दर्द से तड़पने लगी। सिया, बचा ले। भूतनी चोटी काटने ही वाली थी कि अचानक कमरे में एक घंटी सी बजी, और वो गायब हो गई। ना बेहोश हो गई। दादी का रहस्य जब सिया को पता चला, वो तुरंत रीना के घर पहुंची। दादी भी साथ थी। दादी ने रीना के सिर पर पानी के छींटे मारे और कहा, ये आत्मा सिर्फ डर नहीं रही, ये किसी को खोज रही है, किसी खास को। किसे दादी? उद्धरण चिन्ह। दादी ने धीमे से कहा, वो तुम्हें खोज रही है, सिया। सिया दहशत में, मुझे? पर क्यों? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम रूप कुंवर की नातिन ही नहीं, बल्कि उन्हीं की असली वारिस हो। और तेरे बाल बिल्कुल उनके जैसे। सिया डर से कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। सिया का सपना। उस रात सिया ने भयानक सपना देखा। सपने में वो एक पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसे किसी ने पुकारा, सिया। वो मुड़ी तो वही भूतनी खड़ी थी, रूप कुंवर, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द था, नफरत नहीं। मुझे ढूंढो, मुझे शांति चाहिए, वह बोली। सिया ने पूछा, कैसे? उद्धरण चिन्ह, जिसने मेरे साथ धोखा किया, उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, उसे ढूंढो, उसे खत्म करो। जैसे ही भूतनी ने हाथ बढ़ाया, सपना टूट गया। सिया पसीने से तरबतर थी। चंपा की परछाई। दादी ने बताया कि चंपा की मृत्यु के बाद उसे जला नहीं सके थे, क्योंकि उसकी लाश रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसके भीतर की बुरी आत्मा उसे अपने साथ ले गई। तो क्या वो अब भी जीवित है? सिया ने पूछा। आत्मा के रूप में? हाँ, दादी बोली, और वही असली कारण है कि रूप कुंवर आज भी भटक रही है। उद्धरण चिन्ह। रीना ने कहा, तो हमें चंपा की आत्मा को ढूंढना होगा। सिया ने सिर हिलाया, जो भी हो, ये खत्म करना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। पुराना पीपल। कस्बे से दूर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भूतों का मोड़ कहते थे। कहते थे, चंपा को आखिरी बार वहीं देखा गया था। सिया, रीना और दादी रात में वहां पहुंचे। हवा में अजीब सी गंध थी। पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी सी थी। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है? छाया उभरी, कमजोर पर भयावह। शरीर अर्ध पारदर्शी, आंखें लाल। सिया ने डरते हुए कहा, क्या तुम चंपा हो? छाया हंसी, हाँ, और तू रूप कुंवर की नस्ल है।
रीना ने चिल्लाया, रूपकुंवर ने कुछ गलत नहीं किया था। चंपा गुर्राते हुए बोली, उसके बाल उसकी शान थे। मैंने वो छीन लिए। उसका पति मेरा था। दादी ने गुस्से में कहा, झूठ, रूपकुंवर का पति कभी तेरा नहीं था। चंपा ने चीख मारी, पेड़ की शाखाएं कांप गईं। अचानक सिया की चोटी हवा में उठने लगी। चंपा की आत्मा उसे अपने पास खींच रही थी। सिया तड़पी। रीना ने पास पड़ी जलती हुई दिया बत्ती उठाई और चंपा पर फेंक दी। चंपा चीखने लगी, उसकी आत्मा पीछे हट गई। पेड़ हिलने लगा और नीचे एक कंकाल उभर आया। चंपा का कंकाल। दादी बोली, इसे पवित्र अग्नि में जलाना होगा। तीनों ने मिलकर उसे दादी के मंत्रों के साथ अग्नि में समर्पित किया। चंपा की आत्मा चीखी और विलुप्त हो गई। रूपकुंवर की आत्मा का अचानक हवा शांत हो गई। चांदनी फैल गई और उनके सामने रूपकुंवर की आत्मा प्रकट हुई, शांत, स्थिर और सुंदर। शुक्रिया, वह बोली। उसने सिया के सिर पर हाथ रखा। अब मैं मुक्त हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। ये गांव अब सुरक्षित है, कोई चोटी नहीं कटेगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वह उजाले में विलीन हो गई। समाप्ति। और एक नया अगले दिन गांव वालों को पता चला कि सारी घटनाएं खत्म हो गईं। किसी की चोटी नहीं कटी, कोई गायब नहीं हुआ। रीना ने फिर मस्ती शुरू कर दी। सिया थोड़ी गंभीर हो गई थी, पर भीतर से खुश थी कि उसने अपनी परदादी की आत्मा को मुक्त कराया। गांव में फिर वही रौनक लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन सिया के कमरे में हवा चली और खिड़की अपने एक दिन सिया के कमरे में हवा चली, आप खुल गई। उसके सामने जमीन पर एक चोटी पड़ी थी, काली, लंबी। सिया डर गई, पर पीछे उसकी दादी आई और मुस्कुराकर बोली, ये तेरी परदादी की आखिरी निशानी है, उन्होंने तुझे इसे सौंपा है। सिया ने चोटी उठाई और जैसे ही उठाई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे आशीर्वाद दे रहा हो। अंधेरा हट चुका था। रूपकुंवर अब शांति में थी। उपसहार सांवरिया कस्बे में आज भी लोग ये कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, चोटी काटने वाली भूतनी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। वो बस अपनी न्याय की खोज में थी, और जब सच उजागर हुआ तो वो स्वयं मुक्त हो गई। पर गांव की औरतें फिर भी अपने बालों को संभाल कर रखती हैं, क्योंकि कौन जाने, पुरानी आत्माएं कभी कभी लौट भी आती हैं।